गुड मॉर्निंग। कक्षा 11वीं इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से मतलब पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रारंभ से। मतलब क्या? पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ प्रारंभ से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व क्या होती है, प्रारंभ होती है, जिसका कुछ भाग हमको लिखित रूप से मिलता है और कुछ भाग हमको लिखित रूप से नहीं मिलता है। मानव किसी प्रकार से लिखना पढ़ना नहीं जानता था, न ही उनका दैनिक जीवन व्यवस्थित था। इस कालीन मानव को हम लोग आदि मानव या पृथ्वी पर मानव के जो प्रारंभिक समय था, इस कालीन मानव को क्या कहते हैं हम लोग? आदि मानव के नाम से जानते हैं, या इसी को प्रागैतिहासिक कालीन मानव के नाम से भी जाना जाता है। इस कालीन मानव की जानकारी के जो साधन है, किस कालीन मानव की जानकारी के साधन? प्रागैतिहासिक कालीन मानव या आदि मानव कालीन मानव की जानकारी के साधन लिखित रूप से नहीं है। केवल कुछ साधनों के माध्यम से हम इस काल के मानव के बारे में जान सकते हैं। इनके जानने के क्या साधन? तो प्रागैतिहासिक कालीन या आदि मानव काल के मानव के जानने के साधन क्या है? तो औजार। इस काल के मानव के द्वारा जो औजार, खासकर पत्थर से जो बने होते थे, इनके हथियार जिसका उपयोग ये अपने दैनिक जीवन में करते थे। इनके द्वारा जब गुफाओं में रहते थे तो गुफा चित्र का उपयोग करते थे, जिनको हम लोग गुफा चित्र की बात करें तो जब मानव गुफाओं में, गिरी कंदराओं में रहते थे तो वहां पे अपने निवास स्थान पे विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन करते थे, जैसे पेड़ पौधों के चित्रों का अंकन करना, विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्र का अंकन करना पत्थरों में, दीवालों पे, जिनके माध्यम से इस काल के लोगों की जानकारी हम लोगों को मिलती है। ऐसी गुफा चित्र की बात करें तो भारत में भीम बेटका, ये भारत की प्रसिद्ध प्राचीन भीम बेटका है, जहां पे आदि मानव कालीन, जहां पे कौन से आदि मानव कालीन लोगों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, हम उसको भीम बेटका में आज भी देख सकते हैं और विश्व प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ अल्टामीरा जो कहाँ है? स्पेन में है। इस अल्टामीरा की गुफा में भी हम आदि मानव कालीन या प्रागैतिहासिक कालीन मानव के द्वारा गुफा में बनाए गए गुफा चित्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो उस कालीन मानव की जानकारी हम लोगों को प्रदान करती है। यदि हम चौथी साधन की बात करें तो चौथी इसकी साधन है जीवाश्म। किसकी? प्रागैतिहासिक कालीन मानव या आदि मानव के जानने के चौथा प्रमुख जो साधन की हम बात करते हैं वो क्या है? जीवाश्म। पहला साधन क्या है? इस काल के मानव के औजार जो पत्थरों से बने होते थे। दूसरा, इस काल के जो हथियार, ये भी विशेषतः पत्थरों के द्वारा ही निर्मित किए जाते थे। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि गुफा चित्र, जिसके माध्यम से हमें प्रागैतिहासिक कालीन मानव की जानकारी मिलती है। चौथी है जीवाश्म, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फॉसिलर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किससे बना है? फॉसिलर से बना है। फॉसिलर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है खोदकर प्राप्त की गई वस्तु। और इस जीवाश्म शब्द का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो जीवाश्म शब्द का प्रयोग उन समस्त पुराने पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों के लिए किया जाता है जो पत्थर के रूप में परिणित हो जाते हैं और किसी चट्टान में समाहित हो जाते हैं और लाखों वर्षों तक उसी रूप में बने रहते हैं।
और इन्हीं जीवाश्मों के माध्यम से हमें इस प्रागैतिक हास्यकालीन या आदि मानवकालीन लोगों की जानकारियां मिलती है। और इस जीवाश्म के द्वारा इस आदि मानव की, है ना, या प्रागैतिक हास्यकालीन मानव की समय का निर्धारण आसानी से किया जाता है। इस विधि को कार्बन 14 समय निर्धारण विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु में रेडियो कार्बन या कार्बन 14 होते हैं, और मरने के बाद इन कार्बन 14 का क्या होता है, क्षय होता है, शरण होता है, या कार्बन 14 छोड़ते हैं। और इन्हीं को देखकर भूवैज्ञानिक या पुरातत्ववेदता लोग इनके समय का निर्धारण करते हैं। अतः जीवाश्मों का अध्ययन कार्बन 14 समय निर्धारण विधि के माध्यम से किया जाता है। किसी भी जीवाश्म की समय अवधि का पता लगाया जाता है। क्योंकि हम लोग समय की शुरुआत का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रारंभ का कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मानव के जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव के जीवाश्म का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं समय की शुरुआत से, मतलब पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ एक काफी लंबी कहानी है, और ये लंबी कहानी 360 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है। पृथ्वी पर मानव जीवन की प्रारंभ की कहानी 360 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, जब प्राइमेटों का निर्माण हुआ, है ना। जब जीवों में से क्या बने, प्राइमेट बने, प्राइमेट्स बने, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नर वानर, प्राइमेट्स। इन प्राइमेट का उद्भव पृथ्वी पर लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। प्राइमेट क्या है, स्तनपायी प्राणियों का एक बड़े अधिक भाग का एक उप समूह, जिसके अंतर्गत वानर, लंगूर, एप्स, है ना, कपी, इनको शामिल किया जाता है। इनके लक्षण क्या है, तो इन प्राइमेटों की यदि हम लक्षण की बात करें तो इनके शरीर पे बाल होते हैं, बच्चा पैदा होने के पहले माता की गर्भ में लंबे समय तक रहते हैं अपेक्षाकृत। इसके साथ साथ दूध पिलाने की ग्रंथि होती है, इनके भिन्न भिन्न दांत होते हैं। ये क्या है, प्राइमेट के लक्षण है। और इसी प्राइमेट की आगे चल के इसी प्राइमेट की शाखा में होमिनाइड उप समूह का जन्म हुआ। इसी शाखा में चल के क्या हुआ, होमिनाइड उप समूह का जन्म हुआ या वंश का जन्म हुआ, जो लोग कहाँ रहते थे, पेड़ों में रहते थे, और जिनका मूल रूप से भोजन पेड़ों से प्राप्त होने वाली चीजें, कण, मूल, फल हुआ करता था, या मार्जन की वस्तु हुआ करती थी। और लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व इस प्रकार से एक उप शाखा किसके, प्राइमेट के, जिनका जन्म 360 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, इसके बहुत आगे जाने के बाद, चलने के बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व की समय अवधि में इस प्राइमेट की, नरवानर की एक उप शाखा का जन्म हुआ या प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, पृथ्वी पर हुआ, जिसको हम लोग होमिनाइड के नाम से जानते हैं। फिर कालांतर में समय बीतता गया और इस होमिनाइड्स के एक और उपशाखा के रूप में होमिनिड्स समूह का, किसका, होमिनिड्स समूह का जन्म हुआ। ये ऐसे होमिनिड्स हैं जिनके यदि हम लक्षण की बात करें, होमिनिड्स की यदि हम क्या करें, लक्षण की बात करें, तो इनके शारीरिक जो लक्षण थे, इनके क्या थे, शारीरिक जो लक्षण थे वो कपी से अधिक या वानर से अधिक मिलता जुलता था। किसके, होमिनिड्स समूह, जो होमिनाइड शाखा का एक उप समूह था। देखिए इनको थोड़ी सी और रिवाइज कर देते हैं।
थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको बेहतर समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। हम लोग बात कर रहे हैं 11वीं इतिहास समय की शुरुआत से, मतलब पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ। ये काफी लंबी कहानी है जो 360 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है। किसके रूप में? तो प्राइमेट के रूप में। इसी प्राइमेट की शाखा आगे चलकर क्रमिक विकास के माध्यम से मानव के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ है। तो प्राइमेट को जिसका जन्म 360 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, इसी शाखा में से एक होमिनाइड समूह के वानरों का जन्म हुआ 240 लाख ईसा पूर्व में, या 240 लाख पूर्व में। और जो कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पे रहते थे। पेड़ों से मिलने वाले भोजन जैसे कंद मूल फल हो गया, इनसे अपना जीवन यापन करते थे। अपमार्जन की वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते थे और मुख्य रूप से जंगलों में पेड़ों के ऊपर रहते थे। इसके बाद फिर समय बीतता गया, फिर बहुत समय अंतराल इसी होमिनाइड शाखा से एक नए उपसमूह, एक नए शाखा का जन्म हुआ, जिनको हम लोग होमिनिड के नाम से जानते हैं। होमिनिड शाखा के जो लोग थे, या जो बंदर थे, जो वानर थे, लंगूर थे, इनकी लक्षण की यदि हम बात करें, तो इनकी शारीरिक लक्षण में कपि वानर के लक्षण अधिक दिखते थे और मानव के लक्षण क्या दिखते थे? कम दिखते थे। हालांकि मानव की कुछ लक्षण होमिनाइड शाखा के जीवों में आ गया था, लेकिन कुछ ही लक्षण आए थे। अधिकांश लक्षण किससे थे? कपि, वानर या लंगूर के दिखाई देते थे। आगे चल के इसी होमिनाइड शाखा में से आगे चल के रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस श्रेणी में इसको रखते हैं। हम लोग देख रहे हैं समय की शुरुआत से। सबसे पहले क्या हुआ? प्राइमेट का जन्म हुआ था 360 लाख वर्ष पूर्व। फिर प्राइमेट की एक उपशाखा बनी 240 लाख वर्ष पूर्व में, जिसको होमिनाइड कहते हैं। इसके अंतर्गत एक उपशाखा आई जिसको हम लोग होमिनिड्स के नाम से जानते हैं। और इस होमिनिड्स पे रामापिथिकस आया, और रामापिथिकस के बाद 56 लाख वर्ष पूर्व इसी शाखा में से एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक शाखा का जन्म हुआ। और इसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस को हम लोग प्रारंभिक मानव कह सकते हैं। ये प्रश्न में भी अक्सर पूछे जाते हैं, प्रारंभिक मानव का प्रारंभ कब हुआ, या किस मानव को हम लोग प्रारंभिक मानव कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जिसका जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जिसको प्रारंभिक मानव के रूप में हम लोग कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं 56 लाख वर्ष पूर्व ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मानव कह सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ऑस्टल और दूसरा क्या है? पिथिकस। ऑस्टल मतलब होता है दक्षिणी। ऑस्टल मतलब क्या होता है? दक्षिणी। और पिथिकस मतलब होता है वानर। अर्थात ऑस्ट्रोपिथिकस मतलब क्या हुआ? दक्षिणी वानर। ये लैटिन भाषा का शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ये समय की शुरुआत से इस प्रकार से क्रमिक रूप से, समय की शुरुआत से हम देख रहे हैं ना कि मानव का प्रारंभ पृथ्वी पर क्रमिक रूप से हुआ था। उनका विकास कैसे हुआ था? क्रमिक रूप से हुआ था। प्राइमेट आए, होमिनाइड्स आए, फिर होमिनिड्स आए, फिर इसमें रामापिथिकस आया, फिर इसी में चलकर ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व। और इसका जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? कि पृथ्वी पर मानव के प्रारंभ या विकास कैसे हुआ था? क्रमिक रूप से हुआ था। इसका सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत कि पृथ्वी पर मानव का विकास कैसा हुआ था? तो कैसा हुआ था? क्रमिक रूप से हुआ था।
पृथ्वी पर मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ था। ये सिद्धांत किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, जिसका प्रकाशन उन्होंने 24 नवंबर 1859 को किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, जिसमें उन्होंने बताया कि मानव का प्रारंभ बहुत समय बाद जानवरों से, कपियों से विकास के रूप में, है ना, क्रमिक विकास के रूप में वर्तमान समय में हुआ था। इसको उन्होंने किसमें दर्शाया है? तो 24 नवंबर को उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराया, जिसका नाम है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की। इसका प्रकाशन कब करवाया गया? तो 24 नवंबर 1859 को। या इसको बदल के भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने बताया कि मानव का विकास क्रमिक रूप से बहुत समय बाद जानवरों से वर्तमान समय में हुआ है, या वर्तमान स्वरूप में हुआ है। ये स्पीसीज क्या है? स्पीसीज मतलब होता है वो समूह, है ना, जीवों का वो समूह जिसके नर और मादा मिलके क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, और वे बच्चे आगे चल के फिर प्रजनन के माध्यम से बच्चे पैदा करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज या प्रजाति। जिनको क्या बोलते हैं? स्पीसीज या प्रजाति बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शाखा के वानरों का जन्म क्या हुआ था? 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जो अपने पैरों का उपयोग चलने के लिए कर सकते थे। जो क्या कर सकते थे? अपने पैरों का प्रयोग चलने के लिए कर सकते थे। जो खड़े हो सकते थे दोनों पैरों से। ऐसे जो मानव के जो शाखा हुआ था, जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी वानर के नाम से जानते हैं। 25 लाख वर्ष पूर्व के आते आते इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या होने लगा था? पतन होने लगा या लुप्त होने लगा। लुप्त क्यों होने लगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ध्रुवीय हिमपात की वजह से हिम युग का प्रारंभ इसी 25 लाख ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ, जिसके कारण से जो वनस्पति थी वो पूरे बर्फ से ढक गया। पृथ्वी के बहुत सारे भाग बर्फ से ढक गए, जिससे जीवों का जीना मुश्किल हो गया, और घास के बड़े बड़े मैदानों में वृद्धि होने लगा। और इसी के कारण, हिम युग के कारण, इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस शाखा का क्या हो गया? विलुप्त होते गया। और इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्थान पृथ्वी पर एक नई शाखा ने लिया, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले पेड़ों पे रहते थे। अब ये पेड़ों को छोड़कर कहाँ आने लगे? मैदानी भागों में आने लगे। मैदानी भागों में आने लगे तो उनकी शारीरिक लक्षणों में काफी परिवर्तन देखने को मिला, और इसी परिवर्तन ने मानव के क्रमिक विकास का एक और एडवांस कदम, एक अलग चरण में जन्म लिया, जिससे नई श्रेणी के मानव का जन्म हुआ, जिसको हम लोग होमो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमो के नाम से। जिनका जन्म लगभग 22 लाख ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व हुआ था। ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमोनियड्स शाखा के से भिन्न थे। इसके एक नए शाखा के रूप में आए, जिनको होमो कहते हैं। होमो भी लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। होमो भी क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में हम बात करें तो अर्थ होता है आदमी, जिसमें नर और मादा दोनों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। होमो जो लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पे आए,
है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी, जिसमें नर और मादा दोनों को शामिल किया जाता है। इस होमो को आगे चल के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे चल के होमो को कितने 3 श्रेणियों में बांटा गया है, होमो हैबिलिस, होमो एरेक्ट और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को आधुनिक मानव या चिंतनशील मानव कहते हैं, जिसके बारे में कल की ऑनलाइन क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज की जो ऑनलाइन क्लास चली है, इस क्लास की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।